खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। मैं हूं शहजाद रजा। अचानक दोबारा पाकिस्तान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले शुरू हो गए। दहशतगर्द ये हमले जिनमें उनको बैरूनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतों की हिमायत हासिल है, वो ये हमले कर रहे हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया और हमले में पाकिस्तान आर्मी के और जवान और एक ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नौशकी पहुँचे। उन्होंने जवानों के साथ वक्त गुजारा और उनको उन नौजवानों को मुबारकबाद भी दी जिन्होंने दहशतगर्दों के कई हमले पसपा किए हैं इसी दौरान, और कई दहशतगर्दों को जो है वो वासिल जहन्नुम किया है। ये क्यों हो रहा है ऐसा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आते हैं और तालिबान वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि उनकी सरजमीन कभी भी पाकिस्तान और दुनिया में किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये हमले जो हैं इनके ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। और लेकिन ये भी बात एक हकीकत पर मबनी है कि तालिबान उस तरीके से अभी तक अपनी कंट्रोल पूरा अफ़गानिस्तान पर नहीं कर पाए जिस तरह के होना चाहिए था। वो भी एक उनको किसी ने तस्लीम नहीं किया। उनकी इकॉनमी के मसले हैं, उनके गवर्नेंस के इशू है, तो उसमें यकीनन उनको वक्त देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, चाहे वो भारत हो या गैर रियासती अनासर हों, वो सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान पर दोबारा से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले किए हैं इससे वो एक पैगाम देना चाहते हैं। लेकिन आज जब दोनों लीडरान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जवानों का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि माजी में भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कामयाबियाँ हासिल की हैं ये किसी तौर पर भी सूरत हाल वापस नहीं हो सकती, और आइंदा भी अगर कोई इस किस्म के बुज़दिल हमले किए जाएंगे तो उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में कर रहे हैं निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत जनरल साहब हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी डॉक्टर रमेश कुमार साहब शुक्रिया। जनरल साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। पहले तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो एकदम से तेज़ी आई है हमलों में, ये आपको आइसोलेटेड इंसिडेंट्स लगते हैं या बाकायदा आप समझते हैं कि कोई मुनज़्ज़म तरकीब साजिश तैयार की गई है पाकिस्तान के खिलाफ इस मौके पे? देखिए, ये मौका खास तौर पे जबकि प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे चाइना विजिट पे, और सी पैक ही चूंकि निशाना है और इस पे सिर्फ भारत नहीं बल्कि CIA, मोसाद वगैरह और ईरान से भी कुछ एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। नतीजा ये, और ईरान में आपको पता है चाबहार में भारत मौजूद है, सो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ही वहां पे एजेंट्स वगैरह को मोबिलाइज करती है। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जो कि जब भी मौका मिलता है ये फाल होता है। और अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पे गुर्बत और खुराक की किल्लत, अद्वियात की किल्लत, उसकी वजह से मसाइल बेपनाह हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान इस वक्त, अफगान तालिबान, किसी और दहशतगर्द ग्रुप के साथ कोई अपना मसला खड़ा करना चाहें, क्योंकि एक और वहां पे उनका चैप्टर खुल जाएगा और उनके पहले ही अगर डोर कंट्रोल है तो मुश्किलात उनके लिए होगी। लिहाजा वहां पे अभी यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट आई है कि वहां पे काफी सारे दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो काफी खुले फिर रहे हैं। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अफगान तालिबान ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने आम माफी दे दी, और आम माफी देने से ये हुआ कि भारत के CIA के तमाम वो प्रॉक्सीज और एजेंट्स जो वहां पैसा लेके काम कर रहे थे वो आज वहां मौजूद हैं। और चूंकि वहां पे अब अफगान गवर्नमेंट के पास ना तनख्वाहें देने के पैसे हैं, आर्मी उनकी जो है वो आपको पता है कि डिसइंटीग्रेट कर गई, इसी तरह पुलिस उनकी, तो उन लोगों के पास वेपन्स भी हैं जो हथियार बेचते फिरते हैं, लोगों को देते हैं। वो सारा सिलसिला जो है वो उसने, आप यूं कह लीजिए कि इस सारे जो टेररिज्म है इसको हवा दी। इसमें ये हालात आज के टेररिज्म के लिए काफी मौजूद बन गए वहां। तो ये प्रॉक्सीज वहां मौजूद हैं, वो नेचुरली ठीक। कब तक चुप रह सकते हैं? अगर वो चुप जनरल नहीं साहब तो ये एक नहीं सवाल है सर, मिलता। एक जी, सवाल है जी, एक सवाल है वो ये कि सो कॉल्ड बलोच कौम परस्त जो ऐसे अनासर हैं कि जो इस कौम परस्ती के नाम पर पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ करते हैं या उनको कोई इस्तेमाल करता है, तो एक चीज़ समझा दें कि जब ये आज बात भी हुई और चीन के सदर ने भी ये वाजे किया कि सी पैक का सबसे बड़ा फ़ायदा जो अगले मरहले में होने जा रहा है वो बलूचिस्तान का है, तो अगर बलोच कौम परस्त, वो लोग जो कौम परस्ती के नाम पे दहशत गर्दी कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि अगर वो समझते हैं कि उनके इलाके में तरक्की आएगी और वो तरक्की की जो राह है उसमें रुकावटें डाल रहे हैं, तो ये कैसी कौम परस्ती आप समझते हैं?
देखिए, बात यह है कि यहाँ पे प्रोपेगेंडा भी बड़ा चलता है, डिसइंफॉर्मेशन, और लोगों को, खास तौर पे यंग लोग जो कि कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, उनको ये गलतफहमी दी जाती है। लोगों को इतना इल्म तो होता नहीं, गहराई में बहुत ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा अगर इफेक्टिव हो तो उनके जहनों को आप बदल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वहां पे वो है, लेकिन असल चीज है तीन चार वो लोग जो कि बाहर बागी होके बैठे हुए हैं और वो अपने कबीले के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कोई भी नारा लगा दें, लेकिन चूंकि कबीले के लोग हैं, उन्होंने बात माननी है। उनमें जावेद मैंगल है, इसका अख्तर मैंगल का भाई, उसमें हरब्यार मरी है, ये जो हमारे ये मरी साहब है यहाँ पे, इनका इनका भाई है ये। और इसी तरह वहां पे रियासत कल्लात का भी एक भागा हुआ नवाब है, और बरामदा मुफ्ती, ये बाहर बैठे हैं, इनकी रोजी रोटी यही है। अगर ये वहां से ये काम न चलाएं सही। तो फिर ये जिंदा नहीं रह सकते वहां पे, इनको तो वहां पे रखा ही नहीं लोगों ने हुआ है। तो ये अपने कबीले के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारी गलती, हमने जो कसूर किया, हमारा भी कुछ गलती है। आप सोचिए कि सीपैक कब से बन रहा है, इसका काम चल रहा था। गवादर में पिछले दिनों इतनी बड़ी एक वहां पे एजिटेशन हुई, लोगों ने की, और उनके मुतालबात जायज थे। सिर्फ सही। ये वो कह रहे थे कि ना बिजली है वहां पे, ना पानी। आप वहां पे होटल बना रहे हैं, पीसी बन गया, ये है वो है, वो तो जनरेटर ला सकते हैं। तो वहां पे पावर हाउस क्यों नहीं, वेरी हमने राइट। अपने पावर जनरेशन सिस्टम क्यों नहीं लगाया वहां? दुरुस्त दुरुस्त, या बिल्कुल वहां सही। पे पानी, वाटर सप्लाई क्यों नहीं सिस्टम क्रिएट किया? बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, मैं वापस आता हूँ। जी जी, जी माजरत जी। के साथ ज़रा चीमा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। रमेश कुमार साहब भी साथ हैं। चीमा साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी वहाँ पे जिस तरीके से बलूचिस्तान में तरक्की होनी चाहिए थी, नहीं हुई, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुई की गैस पूरे पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, लेकिन सुई के अंदर वो गैस अवेलेबल नहीं थी। तो ये ज़रा फरमाइए कि माजी में गलतियाँ हमने की हैं, उनका अजाला कैसे हम करें अब? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ की एहसासी महरूमी जो है वो हमारा बिल्कुल फोकस होना चाहिए उस पर, और वो एहसासी महरूमी ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहाँ से ये जो इस तरह के वसाइल पैदा हो रहे हैं, सुई गैस वहाँ से निकली और वहाँ लोगों को ना मिले या वहाँ मुयसर ना आए, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। एहसासी महरूमी होना बिल्कुल फितरी बात है, और उनके मुतालबात जायज़ हैं, उनको मानना चाहिए। और उनकी ये महरूमियाँ जो हैं वो ख़त्म करने के लिए बिल्कुल हमें वार फुटिंग पे काम करना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के दौर में आपको याद है मियां नवाज शरीफ ने तो ये है कि इस बारे में बड़ी कोशिशें की, और ये है कि उनको जो नज़र आते थे ये कौम परस्त तंजीमें, उनको साथ लेके चलने की कोशिश की। उन्हीं को बल्कि अपनी पार्टी को इग्नोर करके उनकी ये है कि उनको छोड़ कर डॉक्टर मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको याद है, और बहुत ज़्यादा यानी उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की। देखिए, गुजारिश ये है कि आप ये ज़हन में रखें कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और कब्ज़ा किया, और उसके बाद अपनी जो पपेट गवर्नमेंट्स वहाँ पे इंस्टॉल की, पहले हामिद करज़ई और उसके बाद अशरफ गनी, ये दोनों जो गवर्नमेंट्स थी, खा अमेरिका की वजह से या ये अपने तौर पे जिस तरह भी था, ये भारत नवाज इनकी पॉलिसीज़ थी, भारत नवाज इनका पूरा कॉन्डक्ट जो था वो रहा। और हिंदुस्तान ने उन दोनों अदवार में वहाँ पे हमारे बॉर्डर के साथ अफ़गानिस्तान में कई कौंसलेट अपने कायम किए, कई ट्रेनिंग कैंप दहशत गर्दों के लिए कायम किए, और वही पैटर्नाइज करते थे यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ होती थी। फिर यह है कि उस दौर में, उन दोनों अदवार में, हामिद करज़ई के दौर में, अशरफ गनी के दौर में, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी भरपूर वहाँ से मदद हासिल होती रही। अब यह है कि तालिबान ने जब कब्ज़ा किया है, और ये सारा कुछ भारत की ईमा पे हो रहा था, भारत की ईमा पे और बिल्कुल हो रहा था। और जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ भारत नहीं, और भी इंटरनेशनल कई ताकतें जो थी उनके साथ थीं। अब यह है कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे यह है कि 20 साल की स्ट्रगल के बाद, जद्दोजहद के बाद, अपने जज्बा ईमानी की बुनियाद पर दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत, सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत को मैदान जंग में शिकस्त दी है, और वो वहाँ से निकलने पे मजबूर हुआ है। ठीक। तो अब ये है कि वहाँ पे उन्होंने एलानिया ये वाज़े कर दिया कि हम किसी दहशतगर्द ग्रुप को पैटर्नाइज नहीं करेंगे। अब ये है कि ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये एक तो कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, इस पे अजाला कैसे, मैंने सवाल मेरा था ना, और ये कि सियासतदान जो सियासी हुकूमतें हैं, और आपने कहा कि उस वक्त वज़ीर आज़म ने बहुत कोशिश भी की, लेकिन जो सियासी जमातें या मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उस तरीके से वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस कायम नहीं कर सकें या उन लोगों को अपने फोल्ड में नहीं ला सकें। तो ये अजाला कैसे? देखिए, अजाले के लिए एक तो पहली बात, जिस तरह मैंने गुजारिश की, कि एक तो ये कि वहाँ के वसाइल पे ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा हक जो है वहाँ के लोगों का है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ पे सड़कें कायम हों, बनाई जाएँ, मोटरवेज़ बनाए जाएँ, तालीमी इदारे वसी पैमाने पे बने,
लोगों में ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, Very right. ये है कि वहाँ की माशी हालत बेहतर हो, वहाँ पे नौकरियाँ मिलें। देखें ग्वादर के लोगों को वहाँ पे, अगर ये है कि वहाँ पे सी पैक वाकई एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन ये है कि इस तोहफे से सबसे ज़्यादा फैज़याब जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को होना चाहिए, उनको नज़र आना वेरी चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूँ रमेश कुमार साहब, ये अगर एहसास महरूमी हो सो दहशत गर्दी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, बलूचिस्तान में ये रहा है और उसी की वजह से शरपसंद अनासर जो हैं ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एहसास महरूमी ख़त्म करने की अरसे से कोशिशें हो रही हैं, ये कामयाब पहले सही तरह क्यों नहीं हुई, ये एक बता दें, और अब हुकूमत जो है इसको कामयाब करने के लिए कुछ कर रही है तो वो भी फरमा दें। देखें, और पहली चीज तो ये कि जहां पे भी गुर्बत होती है, दहशतगर्दी बढ़ी क्यों? उन इलाके में बढ़ी जो पसमानदा इलाके थे, जहां पे जो लोग बिक जाते थे चंद डॉलरों की खातिर। मैं जब शुमाली वजीरिस्तान विजिट के ऊपर गया था, तब भी मैंने वहां पे ये कहा कि जो वजीरिस्तान के साथ हमने वायदे किए, अगर हमने वायदे वो पूरे नहीं किए, अगर वहां पे हमने खुशहाली लेके नहीं आए, तो जितना ये काम हुआ है इस वक्त, जो हमने जो अपना जो वायदे किए थे, तो जितनी मेहनत हुई ज़रब के हवाले से, उदुल फसाद के हवाले से, ऑपरेशन, ये सारी हमारी रायगान चली जाएगी। अगर दोबारा किसी मुल्क के अंदर तब तक दहशतगर्दी नहीं हो सकती जब तक इंटरनली लोग मिले हुए नहीं होंगे। जब इंटरनली लोग मिले हुए होंगे तभी जो है वो ये दहशतगर्दी होती है। इंटरनेशनली बहुत सारे अज़ाइम हैं लोगों के, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है वो माहौल बेहतर बनता है तो भी किसी को पसंद नहीं आता है, तब भी दहशतगर्दी होती है। जब अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का रोल पॉजिटिव देखते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर किसी की हार हुई है तो वहां पे भी जो है इस चीज को देखा जाता है कि अफगानिस्तान अगर स्टेबल हो रहा है, पाकिस्तान उससे आगे हो रहा है। मैं आज की आपको बात बताऊं, आज की पोजीशन ये है कि हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि अफगानिस्तान के साथ वही ट्रेड होना चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों के तरीके से, जैसे दूसरे मुल्कों के साथ एक्सपोर्ट आ रहा है। कोई बैंक अफगानिस्तान के अंदर अपनी एलसी खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है अफगानिस्तान है, ईरान है। आपने देखा कि ईरान के हवाले से हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसी आई, मगर बैंक, क्योंकि इंटरनेशनली पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वहां पे चलता है। तो आप पैसा जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पे जैसे अभी कितने दोनों मेहमानों में से किसी ने बात की बलूचिस्तान के हवाले से कि लोग क्यों जो है वो बनते हैं। आज मैं सेनेट के अंदर एक बलूचिस्तान का खिताब देख रहा था, उन्होंने ये किया कि भाई इतने दिनों से लोग बलूचिस्तान के बाहर बैठे हैं, हमको 200 बंदों को जो है स्कॉलरशिप मिली है बैतुल माल की तरफ से, बकाया को नहीं मिली है। मैं समझता हूँ जो पसमानदा इलाके हैं वहां पे हमें स्पेशली वहां पे फोकस करना चाहिए कि वहां पे क्यों नहीं जो है ऐसे पसमानदा इलाकों को आगे लेके जाए। चलें, जब तक उनके राइट के हवाले से, उनकी रॉयल्टी के हवाले से हम ख्याल नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है ये तब तक ये ऐसे ही जो है वो चलती रहेगी। वेरी राइट, वेरी राइट। जनरल साहब ये बताएं कि एक तो ये बात हो गई पसमानदा और पसमानदा इलाके या ऐसे लोग जिनको जो गुर्बत का शिकार हैं या उनको वसाइल की पूरी फराहम, तो वो डिसग्रंटल हो जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखा है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप भी बात कर रहे थे, कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर और साहिब हैसियत भी, कि ऐसे नहीं गरीब लोग हैं, वो भी इन अनासर के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर जो रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये क्यों है, फिर इसकी क्या वजह है? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रोपेगेंडे का शिकार वो भी हो सकते हैं। आपको याद है कि आईएसआईएस ने, दाइश ने बेपनाह लोग भर्ती किए और वो सारा आप देखिए कि वो इंटरनेट पे वो कांटेक्ट करते थे, फेसबुक पे, और उन्होंने टारगेट की पढ़े लिखे लोगों को किया। यहाँ तक कि आईबीए कराची के लड़के भी उसमें अट्रैक्ट हुए और गए वहां। जी, बात यह है कि आपके पास अगर नैरेटिव एक कन्विंसिंग हो तो पढ़े लिखे आदमी ने भी इकोनॉमी के बारे में, डेवलपमेंटल वर्क्स के बारे में, या जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की मुल्क के अंदर, इसके बारे में उसने भी बहुत ज्यादा इल्म या नॉलेज हासिल नहीं किया होता। तो मिसगाइड करने के लिए नैरेटिव अच्छा हो तो उसको भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि लोगों के अपने मफादात भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आलाकार बन के बाहर का पैसे भी खाते हैं। ये चीज अफगानिस्तान जब डिस्टेबलाइज था तो ये चीज वहां पे बड़ी आम चल रही थी और पैसा बहुत था। यहाँ पे आपको याद है कि उस जमाने में डॉलर वहां पे इतना बेपनाह था और वो सारा सीआईए वगैरह लगा रही थी दाएं पर।
तो ये चीजें जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मैनेज कर लेती हैं, उनके ये बस में होता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे हालात जो हैं, जो बलूचिस्तान के समझने की बात है वो ये है, 2 चीज़ें मैं आपको गोशगुजार करूँगा। एक ये कि वहाँ पे बड़ा वास्ट इलाका है जो कि जिस पे रेट नहीं है, वहाँ सरदार है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में 2 तरह का इलाका है, ए एरिया और बी एरिया। ए एरिया जो है वो 7% है, जहाँ पे कोयटा, पशीन और ये आपके सिटी वगैरह ये शहर हैं जिनमें पुलिस है, थाना है, आपके असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी वगैरह ये लोग हैं। उसके अलावा 93% एरिया वो है जो बी एरिया, जहां पे सिर्फ सरदार और लेडीज हैं, ठीक। और लेडीज भी सरदारों के लोग होते हैं। चुनाचे वहां पे आपका वो इफेक्टिव सिस्टम नहीं है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, लोगों के बारे में पता कर सकें। दुश्वार गुजार इलाके, पहाड़। फिर यहाँ पे जितनी करप्शन बलूचिस्तान में है वो शायद सिंध में शायद हो उतनी, वरना बलूचिस्तान में बेपनाह करप्शन। और यहाँ पे सरदार ये पैसा आपसे वसूल करते हैं, उनके लिए नैरेटिव है ये कि वो वावेला मचाते रहें, यानी पार्लियामेंट बैठती असेंबली है, वो वावेला मचाते रहें कि जी महरूमी है, फिर आप पैसा देते हैं और पैसा वहां पे खाया पिया जाए। पैसा बेपनाह गया वहां पे, डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हुए। और ये चीज जो है, ये मैं खुद कोयटा का जीओसी रहा हूं 93 में, मुझे पता है कि वहां पे क्या होता है। एक गवर्नमेंट उस जमाने में थी, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, वहां आए और लोगों ने वहां पे कोर कमांडर थे मौजूद, कॉन्फ्रेंस थी इसमें गवर्नर हाउस में, और वहां पे लोगों ने सब ये पार्लियामेंटेरियन ने कहना शुरू कर दिया जी पैसा मजीद अलॉट करें। मियां साहब ने कहा हमने इतना पैसा आपको पहले दिया था, उसका क्या किया है? और मियां साहब ने खुद ही कहा कि मेरी अपनी इत्तला है कि आप लोगों ने उसकी पजेरो गाड़ियां और ये चीजें खरीदी हैं। तो उन्होंने कहा जी वो भी जरूरी है, पजेरो गाड़ियां भी तो हमें चाहिए। यानी इतनी दीदा दलेरी से उन्होंने ये बात की। राइट। और फिर आप देखिए कि वहां पे इलेक्शनियरिंग, वो गवर्नमेंट वहां पे आई, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई। जो गवर्नमेंट गई, चीफ मिनिस्टर थे जुल्फकार मक्सी, वो वहां से सारे गवर्नर हाउस से सब कुछ ले गया, साथ चीफ मिनिस्टर से सब कुछ ले गए। जो पहला अटैक उनके ऊपर वहां पे हुआ जल मक्सी में, उसमें उनकी 32 गाड़ियां बर्बाद हुई, पता चला उनमें से को 30 के करीब सारी सरकारी गाड़ियां थी। तो बलूचिस्तान का भी अपना अलमिया इतना बड़ा है कि वहां पे आपको आम आदमी को कांटेक्ट करना चाहिए। जब तक आम आदमी हुकूमत में नहीं आएंगे, ये डेवलपमेंटल वर्क वहां पे ख्वाब रहेगा आपका। बिल्कुल ठीक है। चीमा, मैं सर, जी पॉइंट वेल टेकन सर। मैं ज़रा इस पे एक जवाब ले लूँ चीमा साहब से। चीमा साहब, ये सियासी जमातों की जो है ये नाकामी है, और जो ट्राइबल सिस्टम वहाँ पे है, जिस तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बेतहाशा वाक़यात हैं, ऐसे वाक़यात नहीं है कि जो हम शायद लाइव टीवी पे बयान ना कर सकें। तो सियासी जमातों को आप कितना ज़िम्मेदार समझते हैं इस सारे मामले में? नहीं, जिम्मेदारी तो देखिए सबकी है, लेकिन ये है कि ये जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के सरदार हैं, जो लोग बासर हैं, उनकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, बुनियादी ज़िम्मेदारी, कि फेडरल गवर्नमेंट से पैसे लेके क्या ये वो आवाम तक पहुँचे, क्या ये है कि उसका वो इफ़ेक्ट हुआ आवाम तक, उनको रिलीफ मिला। वो भी तो सियासी जमात ही का हिस्सा है ना? देखें, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से 2-3 बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं हम सब की। 2-3 जो स्टेप्स मेरे जहन में हैं जो करने चाहिए जी। एक तो ये कि बिल्कुल सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मोटरवेज़ वहाँ बिल्कुल ये उनके जाल बिछाने चाहिए, तमाम देहात दूर दराज के इलाकों को मिलाना चाहिए। फिर यह है कि ये तालीमी इदारों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर ये फैसिलिटीज़ उनको इतनी ज़्यादा मिलें और उनको एहसास, और उनके जो वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, वो उनके ऊपर उनका हक, और उनको पता हो कि ये वसाइल हमारे नहीं, ये एक जनरल साहब ने बाद में सवाल साथ ही, ताकि आप जवाब दे दें इसमें, जनरल साहब ने जो बात की थी कि पैसा तो बेतहाशा गया, आपकी जो हुकूमत थी आप लोगों ने भी बहुत पैसा दिया, लेकिन वो पैसा लगा नहीं। तो अगर अब दोबारा से वो काम शुरू करेंगे तो इसको कौन इंश्योर करेगा? देखें, उसका भी कुछ सिस्टम ऐसा हो कि ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, कि ये यानी कोई ट्रांसपेरेंट तरीका हो, कि वो अकाउंटेबिलिटी को कोई ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। और फिर यह है कि लोगों को एहसास हो कि यहाँ के जो वसाइल हैं उनके ऊपर हमारा हक तस्लीम किया जा रहा है, और नौकरियाँ भी जो हैं वो हमें मिल रही हैं हमारे लोगों को। फिर और जो एक और बात है बड़ी अहम, वो देखें, ये है कि हमें ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ हमें ये है कि ये टेररिज्म पे कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए, इसको एरेडिकेट करने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे रवाबत जो है उनको ज़्यादा ये वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जितनी ये कि हमारा तावन जो है ज़्यादा मौसर होगा, बेहतर होगा,
उतना हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये जो है यहाँ पे ये टेररिस्ट जो ग्रुप है सही। उनके ऊपर काबू पाने के हवाले से। बिल्कुल ठीक। रमेश कुमार साहब, मुआशी तरक्की होगी तो यकीनन ये मसाइल कम होंगे, लेकिन मुआशी तरक्की की कोशिशें माजी में भी की गई, जैसे जनरल साहब भी बात कर रहे थे, तो वो लगी नहीं बलूचिस्तान में। इसमें आप चाहे सरदारों को कसूरवार ठहराएं, उस वक्त की हुकूमतों को, या जो मकामी आपके जो रहनुमा हैं उनको, उनकी बात करें, लेकिन अब जब एक इंतहाई अहम मरहले का आगाज़ होने वाला है और सी पैक के सही जो सम्राट हैं वो बलूचिस्तान तक पहुँचेंगे, इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, कितनी अहम है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बलूचिस्तान में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बलूचिस्तान में आज जो माहौल है वो मैं जब 2002 में भी हुकूमत में था, मैंने फिर वहाँ से सेनेट भी लड़ी, मुशर्रफ से लेके तब तक यही टाइम है। जाम यूसुफ का टाइम भी देखा, रईसानी का टाइम भी देखा, सारे टाइम देखे। इवन जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई तो वहाँ पे जब उनकी हुकूमत मियाँ साहब की जब बन रही थी तो मुझे वो वक्त याद है, रावण में मैं भी बैठा था, तो मैंने ही ये प्रपोज़ल दिया कि सर आप बलोचों को हुकूमत दें और आप हासिल बजंजे को बुलाएं और अब्दुल मालिक ईमानदार बंदा है और उसको लेके आए। हमें खुद उम्मीदें थी कि अब्दुल मालिक जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाएगा, मगर आपने देखा कि जिन लोगों को नीचे लाना था जबलों से, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की कि भाई चलो बुगटियों से आ जाए, शाहजैन बुगटी को एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया, मगर कभी भी बलूचिस्तान के लिए इस्लामाबाद ने हमेशा प्रायोरिटी रखी, हमेशा। और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो प्रायोरिटी रखती है, मगर कसूर क्या है कि क्यों नहीं वहाँ पे बेहतरी आती है? कसूर हम खुद हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोकल लीडरान हैं। बातें बहुत बड़ी होती है कि बलूचिस्तान में ये होना चाहिए, बलूचिस्तान के लिए ये होना चाहिए, उस नाम को इस तरीके से प्रोवोकेट कैसे किया जाता है जैसे कभी हमारे पास सिंध में ये कार्ड खेला जाता है। एक तो ये कार्ड खेलना बंद किया जाए, कार्ड खेलना बंद किया जाए कि ये सिंध कार्ड, बलूच कार्ड, पश्तू कार्ड ये नहीं होना चाहिए। मुल्क जो है एक नेशनल मुल्क है और नेशनल कार्ड ट्रू पाकिस्तानी खेलना चाहिए। तो फिर कल माइनॉरिटी भी खेलेगी, क्रिश्चियन भी खेलेगा, हिंदू भी खेलेगा। एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो सही पाकिस्तानी है उसके लिए पहले तो ये रोल होना चाहिए। दूसरा, किसी भी मुल्क के अंदर जो भी पसमानदा इलाका हो, चाहे वो थरपारकर हो, चाहे वो नोशकी हो, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए उस हवाले से नेशनल लेवल के ऊपर। आप चाहे वो KPK के अंदर सवाबी हो, जो भी इलाका जहाँ पे भी ऐसे लोग जो बेलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उसके लिए वैसे भी इस गवर्नमेंट की एहसास प्रोग्राम है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी है। तो एक जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी मैं समझता हूँ ये इशू है। अब आप आते हैं CPEC के ऊपर। CPEC आज से नहीं चल रहा है, CPEC भी उसी वक्त से शुरू हुआ। इस वक्त मैं जिस दिन से देख रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब का टाइम आया CPEC चलता था, फिर जब मियाँ साहब का टाइम आया CPEC चलता है, आज आया CPEC। अब ये ग्वादर CPEC कब कंप्लीट होगा, कब वहाँ पे क्या होगा, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है। और इस इंटरनेशनल गेम में जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों को हुकूमत मिलने में बहुत इंटरनेशनली उन्होंने जो है वो मुकाबला किया, ऐसे हमें मुकाबले करने के लिए हमें इंटरनल यूनिटी की जरूरत है। जब तक हम इंटरनल यूनिटी नहीं रखेंगे तब तक मैं समझता हूं ये हमारे लिए। अच्छा, लेकिन बात सुनने, एक सवाल सुन लें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं टॉपिक को। एक सवाल सुन लें रमेश कुमार साहब, ये कि ये यूनिटी, ये सारी चीज़ें, एहसास होना चाहिए, क्या लगना चाहिए, मतलब ये तो होती आ रही हैं। आपने मुशर्रफ दौर से हवाला दिए, चलें वहीं से स्टार्ट कर लें, पिछले 20-22 साल से हो रही हैं, अब वो हो नहीं पा रही। उसकी मुझे वजह समझ नहीं आती, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान है और जिस तरीके से ये दहशतगर्द उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमले कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सिविलियंस पे, सो सियासतदान ये बातें ही करते रहेंगे, दूसरी जानिब जो दुश्मन है वो आपका नुकसान करता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात की। देखिए, एक मैंने हमेशा ये बात की है कि हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए आपको एक कंसोर्शियम बनाना चाहिए जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी का इनपुट और उसका जो मास्टरमाइंड, सारी पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं वो उसका हिस्सा बनने चाहिए। वो फॉरेन डिप्लोमेट्स जिन्होंने अपने अदवार में बहुत अच्छा काम किया वो इसका हिस्सा बनना चाहिए। तो एक तसलसल रहेगा फॉरेन पॉलिसी का। एक तो ये, जब हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तब हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन बेहतर होगी। मगर इस वक्त पता है क्या है,
इस वक्त ये है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उसको फॉरेन चैनल के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी फेल करने की कोशिश करती है, दूसरे की हुकूमत है दूसरी खैर कोशिश करती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम फॉरेन डेलीगेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी इसी किस्म की जो है वो चीज़ें नज़र आती है, मगर आप दूसरे मुल्कों के लिए अगर आप चले जाएं तो उनके डिप्लोमेट्स ये वो उनका रोल ही अपना एक सेपरेट होता है। उनके डिप्लोमेट्स चाहे जिसकी पॉलिटिकल पार्टी से बंदा जाए उनको ये पता होता है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने आया है, उसका रोल ऐसा ही होता है। तो आप जब तक इंटरनल यूनिटी बाहर की कौम को नहीं दिखाएंगे, इस तरीके से आप यूज होते जाएंगे और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे लोगों के थ्रू हमारे मुल्क के अंदर मुसलत रहेगा। चलें, ठीक हो गया। और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जब तक हमारे मुल्क के अंदर मुसलत रहेगा तब तक हमारी मुल्क की इकोनॉमी, वेरी राइट, हमारे मुल्क की डायरेक्शन, चाहे कितनी भी कोई एक अकेला बंदा मेहनत करे, जो दुरुस्त लेवल पे नहीं जा सकती। बिल्कुल बार बार क्यों कहता हूं कि इंटरनल यूनिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए। इंटरनल यूनिटी की बात कर लेते हैं। चले, एक दूसरे को चोर डाकू नायल नाला कहना बंद करें। रमेश कुमार साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें इंटरनल यूनिटी की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब ये जरा फरमाइए, इंटरनल यूनिटी की बात की, और ये जो शरपसंद अनासर होते हैं, ये कोई सियासतदानों की, अपोजिशन हुकूमत की लड़ाई का भी कोई फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते? आजकल जैसे बड़ी कोशिशें तेज़ हो रही हैं, सियासी राब्ते हो रहे हैं कि हुकूमत को किसी तरह गिराया जाए, अदम एतमाद लाई जाए। सो इस मौके के जब इंटरनल यूनिटी की वो बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये कोई आपस में लिंक हो जाती हैं चीज़ें? वो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान अब सियासी टर्मोइल का शिकार है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। जनरल साहब, देखिए, बात यह है कि ये कसूर हमारे अपने लोगों का है, वरना आप देखिए कि जो कौमी इश्यूज हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हों, नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड हों या नेशनल फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हों, जैसे कश्मीर है, कर्जे हैं आपके, ये वो चीजें हैं जो कि कौमी मसले हैं। इसके ऊपर सियासत, अपनी जाती सियासत करना, इक़्तिदार की सियासत करना, वो मुनासिब नहीं है। सही। यहां आप अगर करप्शन पे किसी के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं तो वो मुकदमा फेस करने की बजाय वो कहता है जी मेरे साथ दुश्मनी हो रही है, लिहाजा वो सारा माहौल खराब हो जाता है। अब चीजें ऐसी हैं बहुत सारी, मैं यहाँ गिनवाना नहीं चाहता, जिससे करप्शन वाज़े है, नजर आती है आपको, मुझे, हर किसी को पता है कि हुई है, लेकिन यहाँ साबित करना मुश्किल है। मगर उसके साथ साथ उसको जाती दुश्मनी के तौर पे नहीं देखना चाहिए। केसेस चलने चाहिए। एक काम आप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने एक ही काम करना। जब आप हुकूमत में आए हैं तो आपको दूसरे काम भी, सारे काम आपने करने हैं। आपकी मुख्तलिफ वजारतें हैं जिन्होंने ये चलाने हैं, तो ये नहीं कहा सकता कि आपने करप्शन के केसेस चलाए लिहाजा आप बाकी सारा मुल्क आपने बंद कर दिया। वो तो नहीं होता, मुल्क चलता है। यहाँ किस्सा ये जो हुआ है, वो खराबी यहाँ पे ये हुई है कि ये जो मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसको ये सोचना चाहिए था कि हमें ऑपोजिशन को एक सिस्टम का हिस्सा समझना है। ऑपोजिशन में लोग करप्ट हों, चोर हों, जो जी चाहे हों, फैक्ट ये है कि वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं। सही। तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए हैं तो एज ऑपोजिशन वो उनका रोल है, आप उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें और आप उनको लेके साथ चलें। जब आप वो वर्किंग रिलेशनशिप भी खो देते हैं तो फिर आपका अपना बैलेंस खत्म हो जाता है। फिर वर्किंग, फिर मुल्क के मामला चलाने में आपको बहुत रुकावटें आती हैं। वरना ये इशू पे, कश्मीर का इशू है, जैसे ये इकोनॉमी, कर्जे हैं, ये है वो, इन चीजों पे ये गवर्नमेंट चाहती तो इनको साथ मिला के कर, वो केसेस चलते रहते, वो उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है आपकी पार्लियामेंट के चलने से। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट जो है वो बड़ी हद तक नॉन फंक्शनल हो गई। नतीजा ये कि ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं जिनको कौमी इश्यूज समझ के उन पे सबको काम करना था, वो नहीं हो सका। वेरी राइट। आज हम बिखरे पड़े हैं इसी वजह से कि हमने आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप को मेंटेन करनी थी, वो नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दुश्मनी बना के बैठे हो। वेरी राइट। चीमा साहब, अब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को फ़ोन किया, पीडीएम का हंगामी इजलास बुलाया गया, आज शहबाज शरीफ साहब से एमक्यूएम की वफद की मुलाकात हुई, एमक्यूएम वाले चौधरी शुजात साहब की तरफ गए, अब पीपल्स पार्टी पहले ही मिल चुकी है, अब है कि नून लीग और काफ लीग में मुलाकात की भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि कब होती है। तो ये सारी चीज़ इस मौके पे, मतलब आपका यही एजेंडा है कि हुकूमत को गिराया जाए, किसी तरह अदम एतमाद लाया जाए? देखिए, गुजारिश ये है कि ये इसकी तरफ आने से पहले मैं जनरल साहब की बात को सेकंड करूंगा। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया
कि ये देखें, यानी ऐवान को चलाना और हुकूमत चलानी जो है, ये दोनों बुनियादी जिम्मेदारियां जो हैं वो हुक्मरानों की होती हैं, सबको साथ लेके चलना होता है। वेरी राइट। और ये कि फ़राख दिली का, एक मतानत का, बुर्दबारी का, वज़ादारी का, फ़राख दिली का तगाज़ा ये होता है कि अपोजिशन को साथ लेके चले। चलें, ठीक हो गया। और लेकिन बदकिस्मती से वो जो अहलियत होती है, जो फ़राख दिली होती है, जो साथ लेके चलने के लिए ज़रूरी होती है, वो मौजूदा हुक्मरानों में नज़र नहीं आती। बदकिस्मती से इनमें तंग नज़री है और इंतकामी ज़हनियत है, जिसकी वजह से ये है कि ये इस तरह की बहादुरी शुरू हो गई। लेकिन जल साहब भी कह रहे हैं ना कि वो हम तो पहले दिन से केसेस वो कह रहे हैं कि चलते रहने केसेस चाहिए। बिल्कुल चलने चाहिए अक्रॉस, देखें, लेकिन बातचीत भी होनी चाहिए। देखें, नहीं, केसेस चलाएं, देखें, हम कहते हैं कि एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो होती है जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मेरे टारगेटेड ना हो, जैसे पिछले 3 साल से 3.5 साल देख रहे हैं। मेरे सवाल की तरफ आ जाएं फिर। अच्छा, जो आप देखें, ये जो सियासी राब्ते हैं क्या हैं ये? देखें, बुनियादी तौर पर हमारे मकासद जो हैं उसके ऊपर कोई इबहाम नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। मकासद PDM में शामिल जमातें हों या ये PTI के अलावा बाकी दीगर तमाम जमातें जो हैं, सही, ख़ास तौर पे यानी अपोजिशन की जमातें, उनमें मुकम्मल यकसुई और मकासद क्या हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, जिसको हम कहते हैं वोट को इज़्ज़त। उसका मतलब भी ये है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। और एक और जो मकसद है जिसके ऊपर मुकम्मल यकसुई है, वो ये है कि ये PTI हुकूमत का ये अज़ाब जो मुसल्लत किया गया, इससे निजात हासिल हो। अच्छा, इस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ जो रहा है वो रहा है हिकमत अमली के हवाले से, तरीक़ाकार पे, तरीक़ाकार के हवाले से। एक सवाल पूछ लूँ आपसे? जी। सवाल ये कि 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो भी अवाम 2018 में जो इलेक्शन हुआ, थैंक्स फॉर द करेक्शन, तो 2018 में जब अवाम ने वोट दिया तो अवाम के मैंडेट का एहतराम भी तो करना एक फ़र्ज़ है या नहीं? हम देखें, हम इसके बावजूद हमारा मौक़िफ़ ये था कि इनको मुसल्लत किया गया। बेशुमार चीज़ें, और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि किस तरह इनको मुसल्लत किया गया, किस तरह हमारे लोग तोड़े गए, किस तरह हमारे ये जिनको इंतखाबी निशान मिल चुके थे उनसे वापस करवाए गए, वो लंबी बात है। और ये कि वो जिस तरह ये कि वो आखिरी दिन, इलेक्शन वाले दिन सिस्टम जो है किस तरह बिठाया गया, किस तरह बैठा, किस तरह क्लैप्स हुआ, जो कुछ हुआ, अच्छा, उसको छोड़ दे। लेकिन इसके बावजूद हमने कहा, ऐवान में आकर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा, यानी मियां शहबाज शरीफ, आपको याद है, उन्होंने कहा कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें और इस पर साइन करें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, पूरी कौम का मसला है, हम इसमें ताउन के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन और हर नेशनल इशू पे, जिस तरह जैसे फरमा रहे थे, कश्मीर का इशू हो, कोविड-19 का हो, इकॉनमी का हो, सवाल सुन लीजिएगा, रमेश साहब के पास जाना है। लेकिन अब जब आपको ये यकीन था कि ये हुकूमत जो है ये सही तौर पर नहीं आई, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, धांधली हुई है, जोड़ तोड़ हुई है, फिर ऐसी हुकूमत को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। जी नहीं, इसके अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब को, मेरी बात सुन ले। अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, आपकी जमात की बात कर रहा हूं, फजल रहमान साहब आपकी बात को मुझे जवाब देने दे। आपकी बात बड़ी सही है। मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ यही था कि इनको एक्सेप्ट ना किया जाए, असेंबली में ना बैठा जाए। हमारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि जैसे भी ये आए हैं, ये खुद आए नहीं, लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है जो जमहूरी कदरें हैं, जमहूरी रवायात हैं, उनको मुस्तहकम करने के लिए इनको मियाद पूरी करने दी जाए। आपने उस PTI को एक मुंतखब हुकूमत के तौर पे तस्लीम कर लिया। हमने तस्लीम नहीं, हमने बादल खास नहीं, आप इस पे जजमेंट ना दे। मैं कह रहा हूं कि हमने इसके अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, सारी रिजर्वेशंस के बावजूद हमने कहा कि जमहूरी कदरों को, जमहूरी रवायात को मुस्तहकम होने के लिए ये इनको मियाद मुकम्मल करनी दी जाए। लेकिन, और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये डिलीवर करते, अगर ये महंगाई और बेरोजगारी की बमबारी ना करते आवाम के ऊपर, आवाम का जीना मुश्किल ना कर देते, तो शायद इसकी नौबत ना आती। इससे मैंने अब मैं जजमेंट पास नहीं करा सर, लेकिन मैंने एक अंदाजा लगाया रमेश साहब के पास जाने से पहले कि अगर कोई हुकूमत जिस तरीके से मर्जी आ जाए और वो डिलीवर कर दे तो ठीक है, जो डिलीवर करे उसको रिप्लेस करना आसान नहीं होता, उसके खिलाफ अदम एतमाद की तरीके जिस तरीके से मर्जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी हुकूमत जिस तरीके से मर्जी आ जाए वो डिलीवर कर दे तो ठीक है। नहीं, ये बात सही है कि ये जो डिलीवर करेगी अवाम के अंदर है, उसके खिलाफ जो है कोई एक इश्तिहार, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे कुछ जैसे भी आएगी हुकूमत, अगर डिलीवर करेगी तो उसके खिलाफ कोई है रमेश कुमार साहब अवामी सतह पर कोई कार्रवाई रमेश कुमार साहब नहीं होता। रमेश कुमार साहब, पहला सवाल तो ये कि आप लोग सही तौर, जी आप सवाल से पहले जवाब देना चाहते हैं, चलें, गो अहेड रमेश कुमार साहब। मैं जवाब, क्योंकि वो टाइम भी आपका भी मैं लेना चाहता हूं। जी प्लीज गो अहेड।
मेरे भाई चीमा साहब ने कहा मैं 2002 की बात बताऊं। 2002 मैं तो 20 सालों से हुकूमतों में रह रहा हूं, मुझे पता है। मुशर्रफ का टाइम था, आज क्यों की हुकूमत गई कल गई, रोज़ाना ये बातें होती थी। और जितना वक्त जमाली साहब रहे, फिर शौकत अजीज रहा, जो रहा यही हालात रहे। फिर जब गिलानी साहब की हुकूमत आई तो और कोई नहीं, मेरा पुराना लीडर और चीमा साहब का अभी का लीडर, वो चले गए गिलानी साहब के खिलाफ। आपने देखा कि किस तरीके से आज हुकूमत गई कल गई सही गिलानी के बाद। फिर राजा परवेज अशरफ का, फिर जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो आज का मेरा लीडर वो चला गया, जो है वो मियाँ साहब के खिलाफ कि भाई ये है, ये चला जाए। फिर मियाँ साहब चला गया। आज जो मेरा लीडर है और कल जो है वो मतलब मैं तो हर पार्टी में रहा, तो मियाँ साहब वो मतलब ये एक किस्म की आसिफ जरदारी। सारे अब जो अभी एक कंसोर्शियम बन रहा है कि भाई इस हुकूमत को जाना चाहिए। मैं एक तरफ मैसा के जमहूरियत साइन होता है कि भाई किसी को नहीं डिस्टर्ब करना है, 5 साल पूरे रहने देना है, अवाम फैसला करेगी। आप अगर एक हुकूमत, मैंने सदारती निज़ाम का जो आज जो थोड़ा बहुत मीडिया के ऊपर चल रहा है, मैंने सदारती निज़ाम के ऊपर 1-2 आर्टिकल लिखे। एक पहले लिखा, अभी 6 महीने पहले भी लिखा। क्यों लिखा? कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल नहीं बनेगा तब तक ये चीज़ें जो है ना वो मुल्क की बेहतरी की डायरेक्शन में नहीं जा सकेगा। मुझे अफसोस ये है कि हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क आज हमसे आगे चले गए। उसमें और किसी का कसूर नहीं है। हमारी अफवाज मजबूत है, हमारे बॉर्डर मजबूत है, मगर हमने पहले बांग्लादेश बना लिया, अभी भी इंटरनली कभी सिंध कार्ड चलता है, कभी बलूचिस्तान कार्ड चलता है, कभी हमारे लोग, हमारे ही पाकिस्तानी लोग बिकते, कभी अनारकली में जो है वो धमाका करते हैं, कभी कराची में करते हैं, कभी नोशकी में करते हैं, कभी ग्वादर में करते हैं, और अभी भी सीरियस थ्रेट कराची की है। मैं समझता हूं कि हमें कम से कम सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के अपनी सियासत, जो सियासत एक इबादत है, उसको समझ के अदाकारी ख़त्म करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम अब बहुत सारी अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से आती है, अपोजिशन को ना करनी है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपोजिशन की तरफ से आनी है, गवर्नमेंट को ना करनी है। क्या है ये? अवामी इश्यूज़ के हवाले से हमें एक प्लेटफार्म के अच्छा चलें, ये बता दें कि जो सियासी राब्ते हो रहे हैं, रमेश कुमार साहब ये बताएं, जो सियासी राब्ते हो रहे हैं ये आप कैसे देखते हैं, इनसे क्या निकलेगा? देखिए, सियासी राब्ते जमहूरी अमल से ये सियासी राब्ते करना, ये करना इनका हक है। ठीक है, इनका हक है, वो करें, मगर कितना हक है? 10%, 20%, 80% जो भी पॉलिटिकल बंदा है उनका काम है अवामी इश्यूज के ऊपर बात करना। मगर आप मुझे किसी को भी असेंबली के अंदर अवामी इश्यूज के ऊपर बात करते हुए कम देखते हैं। क्रिटिसिज्म, तनकीद बराए तनकीद, चाहे कोई भी, चाहे गवर्नमेंट अब इधर बैठती है तो उस तरफ की बात करनी है, उधर बैठती है तो उस तरफ की। मैं इस समाज में सारे नंगे, मैं किसी की ये नहीं कहूँगा कि वो फरिश्ते हैं, वो नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चंद लोग मौजूद हैं जो बहुत अच्छी बात, पॉजिटिव बात करते हैं। मैं समझता हूँ पहले तो तमीज़ और तहजीब का दायरा नहीं क्रॉस होना चाहिए। हम जैसे नहीं, एक फैमिली के तरीके से हमें असेंबली का माहौल बनाना चाहिए, बैठें, डिस्कस करें, पॉजिटिव चीजें लेके आए। अभी तो देखें होना तो ऐसी चाहिए, आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं रमेश कुमार साहब, लेकिन मेरा जो सवाल है कि ये अब अदम एतमाद की तरफ जो अपोजिशन बढ़ रही है, हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते कर रही है, ये क्या निकलने जा रहा है, ये मुझे समझा दें जरा जल्दी से, फिर जनरल साहब की तरफ जाता हूँ। देखें, मैं शहजाद, मैं इस वक्त कोई भी ऐसी चीज गवर्नमेंट के लिए खतरा नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। ठीक, और आपने मगर जमहूरी हक है ये, अगर हमारे इत्तेहादियों के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं, और इत्तेहादी अगर समझते हैं कि हम गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं, वो अपोजिशन को आजमाए हुए को दोबारा आजमाना चाहते हैं, जी बिस्मिल्लाह, उनका हक है, वो ट्राई करके देखें। स्पीकर के लिए भी ट्राई करके देखें, सेनेट के लिए भी ट्राई करके देखें, मगर फोकस अवाम होना चाहिए। आप बेस उसको बिल्कुल वेरी राइट, वेरी राइट, अवाम के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, ठीक, आप करें, आपने पहले भी किया है, बिल्कुल अभी भी करें, बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूं, जनरल साहब
जी, जनरल प्राइम साहब से मिनिस्टर का सवाल। रवैया बेहतर होगा आवाम के साथ, प्राइम मिनिस्टर दोबारा सुरखरू होगा। Very right. स्पीकर का रवैया मेंबरान के साथ बेहतर होगा ठीक। तो स्पीकर सुरखरू होगा। बिल्कुल अगर ठीक। नहीं रवैया बेहतर होगा तो उनको घर भी जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, मगर तमीज़ जनरल और साहब मैं तहजीब वापस के आता हूँ, दायरे रमेश के साहब, अंदर जनरल साहब से सवाल करूँ। जनरल साहब ये बताएं कि अब ये जो इस किस्म की बात हो रही है, तहरीक अदम एतमाद लानी है, नहीं लानी, क्या करना है, ये तो आइनी हक है, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, लेकिन इस मौके पे ये आइनी हक इस्तेमाल करना और फिर बार बार इशारे दिए जाते हैं कि जी शायद किसी का वेट हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ से बात हो गई है, किसी ने क्या कह दिया है, कौन लोग लेके आए हैं, इस किस्म की चीज़ें आप नहीं समझते कि सियासतदान खुद अपने आप को कमज़ोर करते हैं ये बातें करके? जनरल साहब, ये जो सूरत हाल है ये एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। जो हम कहते हैं कि जनाब ये इशारे आ गए, असल चीज सारी मफादात की अपने मफादात की गेम है जो चलती रहती है। पहली बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आज दिन तक पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कोई कामयाब नहीं हुई। एक ही तहरीक आगे आई है जो कि मियाँ साहब ने बड़ा मेहनत करके कोशिश करके लोगों में ऐसा लगा कि बेनजीर के खिलाफ की थी, वो नाकाम हो गई। उसके अलावा आज दिन तक कहानियां बहुत हुई, लेकिन आज दिन तक कोई अदम एतमाद की तहरीक आई नहीं। बैठी हुई गवर्नमेंट को हटाना खासा मुश्किल होता है। दूसरी चीज ये है कि पीपल्स पार्टी जो कि इनसे अलग हो चुकी हुई थी, वो अचानक आके शामिल हो गई। पीपल्स पार्टी के अगर आप तारीख देखें तो वो हकीकतन इनके साथ आके मिले या बाहर हो, वो गेम अपनी खेलते हैं, उनके पत्ते अपने। इनको वो हमेशा ल्योर कर लेते हैं और अपने फोल्ड में ले लेते हैं और इस्तेमाल करके फिर इनको छोड़ देते हैं। इनको तजर्बा है, लेकिन तजर्बे के बावजूद होश नहीं आई कि हम इनके हथे ना चढ़े। ये हथे चढ़ते हैं। अब आप देखिए कि रिसेंटली जो बिल पास हुआ स्टेट बैंक वाला, उसमें आप देखिए कि यूसुफ गिलानी गायब हो गए। सब ने तय किया हुआ था कि वो बिल पास नहीं होने देना। अब आप मुझे बताएं, यूसुफ रजा गिलानी कभी अपनी पार्टी लीडरशिप के कहने के बगैर गायब हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां गेम कुछ और। देखिए उनको इस सारे खेल में क्या मिलेगा? सही, उन्होंने मेहनत करनी है अभी पंजाब में अपनी कुछ ना कुछ जगह बनाने के लिए, वो टाइम चाहते हैं। अगर आज उनको सिंध की गवर्नमेंट गवा के फिर कल सिंध की ही भागदौड़ करके मिले तो उनको क्या मिला? बिल्कुल ठीक। वो चाहेंगे कि भाई ये 1-1.5 साल भी इस्तेमाल करें। ये बड़ा अहम आपका पॉइंट है जनरल साहब, वक्त की कमी है। चीमा कर दूं, जी जी, वो इनके साथ आए हैं इनकी 23 मार्च वाली तहरीक को बर्बाद करने के लिए। ओके, वेरी राइट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग। जी जनरल साहब, मैं आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। चीमा साहब से इसका जवाब मैं ले लूं। चीमा साहब, इस काम पे के जनाब और नो ठीक कॉन्फिडेंस ठीक ठीक, बिल्कुल सारे ठीक, लग गए काम पे और होगा कुछ नहीं। वो 23 मार्च वाला खेल भी इनका खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। चीमा साहब, वेरी क्विकली जी, पीपल्स पार्टी ने माजी में जिस तरीके से नून लीग को धोखा दिया है, चाहे वो आप सेनेट के इंतखाबात देख लें, अदरवाइज, तो आप समझते हैं कि उन पर आप लोग तैयार हैं इस वक्त एतमाद करने पर? देखिए, माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि माजी करीब है, हमने माजी बैद की नहीं, हम माजी सब करीब ने है, इसी मतलब हुकूमत के हम दौर सब में। ने गलतियों से सीखा है। अच्छा। और मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं तो सीजन से काम लेने वाला शख्स हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आला मकासद हैं, जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी यानी कि हो, आप आइन की बालादस्ती पूरी हो, तरह उसके अवाम अच्छा, की एक राय का सवाल एहतराम किया फिर जाए। रमेश कुमार साहब के पास आखिरी उसके कमेंट। लिए मैं समझता हूँ पीपल्स ठीक। पार्टी हमारे साथ होगी, साथ हम है। इकट्ठे मिलकर जदोजहद करेंगे सजाब से निजात दिलाने के लिए। बिल्कुल, तो यानी कि आप 100% आपसे मुराद ये आपकी लीडरशिप, आपकी जमात पीपल्स पार्टी पे यकीन करती है? हमें उसने जन से काम लेना चाहिए। अच्छा। हमें ये है कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, होप फॉर द बेस्ट, यकीन नहीं है लेकिन? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। चलें, ठीक पूरी है। उम्मीद रमेश है कि कुमार हम साहब, इकट्ठे चीमा साहब को जद्दोजहद पूरी करेंगे। यकीन है पीपल्स पार्टी साथ रहेगी और माजी यानी कि तारीख नहीं दोहराएगी जो भी माजी करीब में बात हुई। तो आप समझते हैं कि इस पे हुकूमत को इत्तहादियों को ख़ास तौर पे साथ रखना है इस मौके पे, क्योंकि कुछ मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इत्तहादी जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं? आखिरी कमेंट। देखें, इश्तिदाद आसिफ जरदारी साहब सियासत में बहुत मने हुए सियासतदान हैं, और जब उन्होंने 27 तारीख को अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, और मैंने उस वक्त ज़रूर ये बात की थी कि इसके अंदर कोई राज है, और आसिफ जरदारी इस वक्त जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सीरियसली जो है वो मैदान में उतर रहा है, और इस वक्त उसके जहन में और कोई चीज़ नहीं है, और वो सीरियसली बिल्कुल मैदान में उतरा है। और ये हार और जीत ज़रूर होती है। मैं अब अपोजिशन को यहाँ पे तो बयान करने नहीं आया हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपने काम के ऊपर
फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अब 1.5 साल रह गया है इलेक्शन में, मगर फिर भी अपोजिशन इसको आजमाती है और आसिफ सही। जरदारी एक बड़े मने हुए खिलाड़ी हैं और जो लॉन्ग मार्च से पहले उतरना और फिर बिलावल भुट्टो की मुलाकात होनी, उसमें भी आसिफ जरदारी का साथ होना, फिर हर जगह पे पहुंच जाना, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं हर किस्म का इनिशिएटर बनूं सही। और कोई भी अगर चीज़ हो तो उसका इनिशिएटर मैं हूं। इस वजह से 23 मार्च को भी उसने वेट नहीं किया, उसने पहले डेट दी और पहले उसने जो लोग उन्हें करीब हरकत से में जानते हैं लेके वो ये आया है, कहते हैं कुछ ऐसी कि चीज़ें वो उसने वजीर आजम बनना चाहते हैं। खैर बहरहाल ये उनकी एक तो उनका हक भी है और उसके लिए वो कोशिश भी कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रमेश कुमार साहब। हक है, मगर गवर्नमेंट को मैं नहीं समझता कि खतरा है, वो ठीक। अपने फोकस खतरा नहीं है गवर्नमेंट का। जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निसार चीमा साहब थैंक यू सो मच। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।